नमस्ते। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और क्वेश्चन को आज हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि मनस्वी ने पूछा है तो बताना जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि तीनों ही न्यूमेरिकल जो मैंने तुम्हें करवाए उनमें केवल वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही यूज करना पड़ रहा हमें, और उसके बावजूद भी तुम लोग इनको सॉल्व नहीं कर पाए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है, हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए इसको हम हिंदी में डिटेन कर दें। हमें मांग की डोज का फलन दिया हुआ है, मांग की डोज का फलन दिया हुआ है, हमें मांग की डोज का फलन दिया हुआ है जो कि है a माइनस बीपी, और मांग वक्र है x इज इक्वल टू एफ पी। डिमांड करो, डिमांड को क्वांटिटी को चाहे तो हम डी में करें रिप्रेजेंट या x में करें, और डिमांड इज द फंक्शन ऑफ p जिसको कि हमने p में डिनोट किया है। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसी को हम लोग अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। कैलकुलस भी जो है वो कैलकुलस डिफरेंशियल अलजेब्रा कहलाती है। तो इस एक्सिस पे हम लोग एक्स एक्सिस इसको जनरली कहते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम लोग डिमांड कह सकते हैं, डिमांड इस केस में डी, और एक्स एक्सिस पे आमतौर पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लिया जाता है। इंडिपेंडेंट जो कि निर्धारित करने वाला चर होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, इस केस में ए वाई टी है। इस तरह का एक जनरल हम लोग जब मेथड यूज करते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्वेश्चंस को समझना आसान हो जाता है। तो हमें मांग की डोज का फलन दिया हुआ है और मांग वक्र इसको हमें बताना है, x इज इक्वल टू एफ पी। तो एफ पी तो इसका एक जनरल फॉर्म हमने लिख दिया, एफ पी की जगह क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यही हमारा प्रश्न वाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क हमारे पास यही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आगे करते हुए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की डोज क्या होती है। तो मांग की डोज फंक्शन ऑफ इलास्टिसिटी, फंक्शन की जब भी बात होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना है। हालांकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के एक दो और भी मेथड है, ग्राफिकल मेथड और पॉइंट एस्टिमेशन। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि ग्राफ की बात हो रही है तो हमें ये वाला फार्मूला ही यूज करना होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई, मांग की डोज ई बराबर जो होता है वो होता है मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अगर हम लोग चाप डोज की बात करें तो x2 माइनस x1, और नीचे हो सकता है x2 प्लस x1 अपॉन 2, यानी कि वो एवरेज और जो चेंज आया वो। और इसी तरह से नीचे भी, लेकिन यहाँ चाप डोज की बात नहीं होगी, यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ dx की बात होगी, जहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो टेंस टू जीरो होता है। यहाँ पे dx टेंस टू जीरो नहीं है, यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो टेंस टू जीरो होना कंपलसरी है, यानी कि स्मॉल एक्स चेंज, और तब हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस काम करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज से हमें पता चला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू dx अपॉन x अपॉन dp अपॉन p। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, dx अपॉन dp इंटू p अपॉन x। इसी को हम अगर शॉर्टेस्ट dx बटे के नीचे भी बटे है तो इसको इसी तरीके से लिखा जाता है कि x नीचे चला जाएगा और dp नीचे ही है, p ऊपर चला जाएगा। इस तरह से जो हाई स्कूल में हमने थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी थी इसका यूज करके हम इसको आसानी से इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें बराबर के दी हुई है, इसके इज इक्वल्स टू है ये चीज। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करने के लिए डिफरेंस वेरिएबल सेपरेबल वाला केस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हम x को dx के साथ रेखा रहने देंगे, dp को ऊपर ले जाएंगे, p को नीचे ले आएंगे, माने कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो p नीचे चला जाएगा, x को तो हमें यहीं लिखा रहने देना है, इसको छोड़ के इसको ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस
प्रोडक्ट इक्वेशन में इस तरह से हो जाता है, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/x dx इज इक्वल टू 1/p, क्योंकि ये p नीचे आ गया, और a माइनस vp dp। अब वेरिएबल सेपरेबल केस था, अब इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बोथ साइड का इंटीग्रेशन करना होता है। यहाँ पे हमने इसका साइन नहीं लगाया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। हमारी जो फार्मूले की बुक है, फर्स्ट सेम में हमने इसको पढ़ा था, इसको एज अ फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, नहीं फिर बहुत ही लंबी चीज हो जाएगी ये। 1/x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx जो होता है वो होता है log x। और इसी तरह से अगर 1/p है, विद रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेट किया है तो log p हो जाएगा। और अगर 1/p है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है तो log p नहीं होगा, फिर होगा 1/p इंटू x, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन जो है वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया हुआ हो वही। तो इस तरह से यहाँ पे log x आ गया, यहाँ पे 1a/p था तो a log p आ गया, माइनस यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 1b है तो 1b की जगह vp हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट हम अपनी तरफ से जो ऐड कर देते हैं, चाहे तो यहाँ पे c1 और c2 भी लिख सकते थे आप, लेकिन जो हमने अपने मर्जी से इसको कांस्टेंट को, चूंकि आर्बिट्री कांस्टेंट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कुछ होगा जिसको कि हमने कंबाइन करके सी लिख दिया। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वो लॉगरिथमिक अलजेब्रा जो है वो हमें ऐसा सजेस्ट करती है कि अगर log x लिखा हुआ है तो इसको नेचुरल डॉग का मतलब होता है कि जिसका बेस ई हो, ठीक है। तो नेचुरल डॉग है और यहाँ पे जो भी चीज दी हुई है इसको हम e टू दी पावर इसको कर दें तो वो x के इक्विवेलेंट होता है। लॉगरिथमिक अलजेब्रा से हमें ऐसा पता चलता, तो इसलिए x के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, e। यहाँ से जो log x था e यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चूंकि कोई log दिया नहीं है पर्टिकुलर तो नेचुरल डॉग मान लिया हमने। नेचुरल डॉग होता है या 10 होता है इसकी जगह पे, या फिर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। तो अगर कुछ भी नहीं दिया है नेचुरल डॉग हमें कैलकुलस में मानना होता है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया, जो सामने था उसको इसकी पावर में लिख दिया हमने। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x डॉग, यहाँ पे a डॉग p का मतलब होता है डॉग p टू दी पावर a। अब डॉग p टू दी पावर a इंटू माइनस bp, इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर डॉग p टू दी पावर a इंटू, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, e टू दी पावर माइनस bp। हालांकि अगर आपको इतना अलजेब्रा ना आती हो तो कोई बात नहीं, हम उसको यहीं पे आंसर लिख दें, दैट इज द आंसर। और x जो था वो हमने तुम्हें बताया था, x एक्सिस पे हम चाहे मात्रा को चाहे d से कर दें, तो आंसर में हमने d इज इक्वल टू p टू दी पावर a इंटू e टू दी पावर माइनस bpc दे रखा है। हमने तुम लोगों को असाइनमेंट देने के बाद स्टडी मटेरियल में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक 60 पेज की पीडीएफ भेजी है, जिसको कि हम लोग स्टडी कर लेंगे, उसमें मैक्सिमम आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो x यहाँ पे d एक ही चीज है, चाहो तो आंसर में x करके लिख दो, चाहे तो यहाँ पे आंसर दूसरा है, यहाँ पे आंसर दूसरा है, यानी कि इसको यहाँ कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें और पता होना चाहिए लॉगरिथमिक की। अगर नहीं पता है तो फिर हम यहीं पे आंसर को खत्म मान लें अपना। और अगर इस तरीके से जो आंसर दिया हुआ है तो log e टू दी पावर log pa इज इक्वल टू, इसको अगर हम उसी मेथड से जिस मेथड से हमने इसको कन्वर्ट किया था x इज इक्वल टू, तो log p टू दी पावर a खाली ये बचेगा। कैसे बचेगा, क्योंकि p टू दी पावर a का मतलब p टू दी पावर a इज इक्वल टू log e टू दी पावर log p टू दी पावर, क्योंकि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो इसका मतलब हो गया क्या,
जैसे इसमें हमने जो फार्मूला किया था यूज, उसी का रिवर्सन हो गया जी, यानी कि डॉग p टू द पावर a, उसी का रिवर्सन ये हो गया, इज इक्वल टू डॉग इज इक्वल टू e टू द पावर डॉग p टू द पावर a। इस तरीके से हमने इसको p टू द पावर a खाली लिख दिया और इसको जो का तो लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई और यूनिट फर्स्ट का अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दे तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। इसके बाद आकांक्षा श्रीवास्तव का एक क्वेश्चन था एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, जो कि हमने स्टडी मटेरियल दे रखा है असाइनमेंट के बाद, उसमें ये सारी चीजें दी हुई थी, तो वहां से भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है, यहाँ पे भी हमने इसको दोबारा से स्लाइड्स बना के प्रेजेंट कर दिया, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ वेक्टर स्पेस, फॉलो 8 रूल ऑफ एग्जाम्पशन, यानी कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर जो सदिश राशियां हैं इनकी प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी है, जिसके अकॉर्डिंग वो गुणा भाग जोड़ घटाव किया जाता है, और इसको हम मान्यताएं भी कह सकते हैं, जिसमें कि अल्फा बीटा कोई रियल नंबर्स हैं और एक्स वाई जेड वेक्टर जोन है, यानी कि ये एक्स वाई जो है आईजेके है, एक्चुअली आईजेके में जो हम वेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं। तो 8 प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस उस मटेरियल से भी स्टडी कर लेंगे। थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स एजम्पशन इसमें दिया हुआ है, स्पेस पे दिया हुआ है। सेट ऑफ बी और सेट ऑफ आर का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ बी का मतलब होता है आई जे के एन एम एन ओ पी, यानी कि इसके डायमेंशन वेक्टर के जितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन तक हम लोगों को हमारे सिलेबस में है। और अगर हमें 3 डायमेंशन तक आता है तो भी हम अपनी सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते, पहले 3 को फिर 3 को फिर 3 को, तो इस तरह से हमें और ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती, और ज्यादा जानकारी को कैलकुलेशन करने के लिए हमें कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम कॉपी पेन से उनको पेपर पे इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। और सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब है कोई भी रियल नंबर जो कि इसका कोफिशिएंट वेक्टर के साथ होता है, जो कि एक्चुअली इसके मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करता है। हमने वेक्टर अलजेब्रा के फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को क्लियर किया था। और यहाँ पे 7th और 8th एग्जाम्पशंस है, जो कि हम लोगों को वेक्टर स्पेस में या वेक्टर अलजेब्रा में फॉलो करना होता है। इसके बाद आकांक्षा का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑर्थोगोनैलिटी से क्या मतलब है। तो एक्चुअली वेक्टर स्पेस और यूक्लिडियन स्पेस दो कॉन्सेप्ट है। वेक्टर स्पेस यानी कि हमारा जो वेक्टर हमने दिया हुआ है वो जिस फील्ड में वेरिएशन कर रहा है वो है वेक्टर स्पेस, और इसके अलावा जो यूक्लिडियन स्पेस है वो वेक्टर कहीं पे भी इनवर्स में कहीं पे भी जो मूव कर सकता है, तो वो हो गया यूक्लिडियन स्पेस। अब इसके ऑर्थोगोनैलिटी से क्या मतलब है? ऑर्थोगोनैलिटी से मतलब है कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, समकोण एक हो, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो वेक्टर ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। अगर ऐसा है तो भी ऑर्थोगोनल है, अगर ऐसा है तो भी ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या कंडीशन है? इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 होना चाहिए, इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 होना चाहिए, यानी कि इनके कोफिशिएंट जो है आईजे और के का, इनका जो मल्टीप्लाई है वो 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन sufficient and maximum sufficient and initial condition for orthogonality। और इसके बाद अगर हम इसको अलजेब्रा के थ्रू ना देखें, ज्योमेट्री के थ्रू देखें,
in geometry two Euclidean vector are orthogonal if they are perpendicular. ज्योमेट्रिकली इनके बीच में अगर 90 डिग्री का कोण है तो वो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि इनके कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए, माने कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो होना चाहिए। यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन भी दे रखा है इसको भी अप्रूव करने की, और ये सारी चीजें जो हमने स्टडी मटेरियल दे रखा है उसमें ये सारी चीजें हैं। तो थ्योरेटिकल हमें नहीं लगता कि कुछ पूछने की बात है। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है कि दो वेक्टर स्पेस इस तरीके से है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट्स इस पे डालते रहे गूगल क्लासरूम पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, जिससे कि हमें इसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।